नमस्ते। एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस चैनल पे जहां पे मैं करोड़ों की बातें करते करते डिवाइन बातों की शुरुआत कर रही हूँ आप सबके साथ। पहले कुछ वीडियोस मैंने बताया कि व्हाई आई लेफ्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ व्हाई आई लेफ्ट भगवान से जिद करना। एक टाइम पे ऐसा आया था, अंजना रितोरिया के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं बताती हूँ कि एक तरह का फोर्स है जो कि आपके सोच पे काम करता है, आप चाहे से फॉलो करें या नहीं करें। बस उसी तरह से मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है फ्रॉम 1999, जब मैंने शुरू किया था बुक लिखना और कॉपी पे लिखना और अपनी डिजायर्स लिखना। आज भी अगर कहीं ढूंढने जाऊंगी तो वो बुक्स मिलेंगी जो 1919 में मैंने पहली बार लिखा था। मेरा बुटीक मुझे इतनी तारीख को खोलना है, 23 सितंबर को खुल गया। मेरे बुटीक को मुझे एक्सपांड करना है, इतनी तारीख को हो गया। तब से मुझे लगा कि जिद करना बड़ी अच्छी बात है। जैसा सोचोगे और जिद करोगे भगवान से, वो होता जाता है। क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरा और गणपति का इंट्रोडक्शन हुआ था 1999 में, जब मुझे अपना बुटीक खोलना था। और मैंने बहुत जिद मचाई थी गणपति इंदौर के खजराना मंदिर में जाके, इतनी तारीख को ये हो जाना चाहिए, वो हो गया। इतनी तारीख को ये हो जाना चाहिए, वो हो गया। तो एक भरोसा बढ़ गया और ऊपर से गणपति पे कमांड आ गया कि मैं जो बोलती हूँ वो ये करते ही करते हैं। एक अच्छा सा रिश्ता बन गया था गणपति के साथ। उसके बाद जो जिद करने का सिलसिला चला, उसके बाद फिर मुझे इस लड़के से शादी करनी है, वो भी हो गई। मुझे इतनी तारीख को ये करना है, वो भी हो गया। मुझे मुंबई पहुंचना है, वो भी हो गया। मुझे बेटी चाहिए, वो भी हो गया। बस यहीं पे मैंने अपनी जिदें बंद कर दी, क्योंकि उसके बाद जो जिद की, उसकी जो अनफोल्डिंग साइड, वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि क्यों मैंने जिद करना छोड़ दिया। मैनिफेस्टेशन नहीं छोड़ा। मैनिफेस्टेशन तो मैं कर रही थी, लेकिन कैसे कर रही थी कि अपनी इच्छा बता देती हूँ भगवान को कि सुनो मुझे ऐसा होगा तो अच्छा लगेगा, सुनो मुझे ये चाहिए, अब आपकी मर्जी हो तो दे दो या मेरे लिए बेहतर हो तो दे दो। तो जो भी मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी है, उसमें मैं यही करती थी कि लिख देती थी, चाह लेती थी और वो हो जाता था। जिसकी वजह से जब लिख देती थी और मैंने डेस्परेशन नहीं दिखाया क्योंकि जिद नहीं करी, इसलिए जल्दी हो जाता था। जिसकी वजह से मैं आपके सामने एक उभरती हुई लाइफ कोच बन के सामने आई कि यार ये जो बोलती है वो हो जाता है। इसीलिए हो जाता था क्योंकि मैं उसमें डेस्परेशन ऐड नहीं करती थी, क्योंकि मैंने जिद करना छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? 2005 में जब मेरी बेटी हुई, उसके पहले तक मैंने बहुत जिद की थी। मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटा नहीं होना चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। गणपति देखो, अगर बेटी नहीं हुई तो देखना, मैं तुमको उठा दूंगी, बस मंदिर से फेंक दूंगी बाहर। ऐसी सारी चीजें करती थी बिकॉज मेरा गणपति से एक अलग फ्रेंडली कनेक्शन था। मैं इनसे कैसे भी बात करती थी, इन्हें बुरा नहीं लगता था। कई बार जब मैं इनको मोटू बोलती हूँ तो बहुत ऑडियंस को बुरा लग जाता है, भगवान से ऐसे बात करिए। ये मेरा और भगवान के बीच का मामला है, आप बुरा ना माने। इनको बुरा लगेगा तो ये मुझे बता देंगे मुझे इनसे कैसे बात करनी है। जब तक मैंने बहुत जिद की गणपति से, सब कुछ वैसा होता रहा। 2005 के बाद जब मेरे जीवन में एक घटना घटित हुई, उसके बाद से मैंने जिद करना छोड़ी। क्यों छोड़ी? 2005 में जब मैंने जिद की मुझे लड़की चाहिए, लड़की चाहिए, वुमेंस डे के दिन मेरी बेटी हो गई, वहां तक तो ठीक था। मई मंथ में हमारा एक घर का रेंटल, घर का रिन्यूअल होना था और 11 महीनों में घर खाली करते, तो हमें लगा 11 महीने में घर खाली करना। हमने घर ढूंढना शुरू किया। हमारी बच्ची 2005 मई में, मार्च में हुई थी और मुश्किल से 1.25 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने की थी और हमने घर देखना शुरू कर दिया था। तो हम उस छोटी सी बच्ची को पड़ोसी के यहाँ रख के मैं और मेरे हस्बैंड घर ढूंढने निकलते थे। बहुत टाइम हुआ नहीं था मुंबई में आए, 1 ही साल हुआ था और बहुत जिद करती थी मैं कि घर नहीं मिल रहा है, घर नहीं मिल रहा है। हम लोग गोरेगांव वेस्ट में, दादर में, माहिम में, माटुंगा में, पता नहीं कहाँ कहाँ घर देखते थे। उस एरिया में इसलिए देखते थे क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो जॉब था वो मुंबई सेंट्रल में था। तो हमें लगा जितना करीब उधर की तरफ जाएंगे। तो बहुत सारे घर देखे और धूप में, मई की धूप कैसी होती है आपको भी पता है। उस टाइम पे ऐसा पैसा नहीं होता था कि हम टैक्सीज में घूमे, हम बस में, बेस्ट की रेड बसेस में और पैदल चलते चलते हम घर ढूंढते थे। हम बहुत परेशान हो जाते थे और मैं फिर गणपति से, जैसे कि आपको पता है, बहुत जिद करती थी। मुझे एक मुंबई में घर नहीं मिल सकता, तुम कर क्या रहे हो बैठे बैठे? जहाँ जाती हूँ घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और घर की डील नहीं हो पाती, क्योंकि कभी कोई डिपॉजिट ज्यादा मांगता था, कभी रेंट ज्यादा होता था, कभी घर छोटा होता था। कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा कि हमें घर नहीं मिल रहा था जिन जिन एरियाज में हम घर ढूंढने जा रहे थे। उसके बाद ये हुआ कि मई में
जब घर नहीं मिला और हमारे पड़ोसियों को हम पर दया आई कि ये यंग कपल है, छोटे बच्चे को छोड़ के जा रहा है, तो उन्होंने हमारे लैंडलॉर्ड को बोला कि आप ही क्यों नहीं रिन्यूअल दे देते। उन्होंने किसी और से डिपॉजिट लेके रखा था, तो फिर उन्हें लगा कि ठीक है, और उन्होंने जिससे भी डिपॉजिट लेके रखा था नेक्स्ट टेनेंट से, उनको डिपॉजिट वापस किया और हमको रिन्यूअल दे दिया। ये जो मेरा घर था ये गोरेगांव ईस्ट में था, थोड़ी सी हाइट के ऊपर था वो बिल्डिंग, और मई में हमारा रिन्यूअल हुआ। हमने उसी घर में कंटिन्यू किया। एक महीने बाद, जून के बाद जुलाई आया, और जुलाई में पूरा मुंबई डूब रहा था। अगर आपको वो किस्सा याद है कि 2005 में बहुत बारिश हुई थी और बहुत कुछ डूब गया था। बेस की बसेस रोड पे खड़ी खड़ी डूब चुकी थी और उसमें लोग मर चुके थे। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन भी बच्चा तो मेरा छोटा था ही, 2-2.5 महीने का। हमने क्या किया, बहुत बारिश हो रही थी और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि सुनो आज ऑफिस नहीं जाओ। पता नहीं क्यों बोला, और मैंने जिद मचा दी थी कि नहीं जाओ ऑफिस, और नॉर्मली वो ऐसे है नहीं कि छुट्टी कर ले, बट उन्होंने उस दिन मेरी बात मान के छुट्टी कर ली। और हमें कुछ भी नहीं पता था, हम बाहर भजिए खा रहे हैं, रोड साइड पे चाय पी रहे हैं, हम टेरेस पे जाके हम टाइटैनिक पोजेस बना रहे हैं, और एप्पल को हमने अपने पड़ोसी के यहाँ छोड़ दिया था, हम बारिश का आनंद ले रहे थे। और लाइट चली गई थी, जैसे जैसे शाम हुई अंधेरा हुआ, लाइट नहीं आई, और मुझे पता पड़ा कि मेरे नेबर्स के हस्बैंड्स घर नहीं आए हैं और वो सब चिंता कर रहे हैं। और बाय चांस हमारे फ़ोन के सिग्नल्स जब मिले तो मम्मी पापा का फ़ोन आ रहा था, वो लोग बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि न्यूज़ चैनल पे उतनी न्यूज़ आ रही थी कि मुंबई डूब रहा था और बहुत बुरी तरीके से डूब रहा था। ये न्यूज़ आपको कभी भी आप देखेंगे तो आप गूगल पे देख सकते हैं। उस दिन समझ में आया था कि जिन जिन एरियाज में मैं घर ढूंढ रही थी, गोरेगांव वेस्ट, माहिम, माटुंगा, दादर, वो सब डूब चुके थे। जहाँ जहाँ जिस जिस घर को मैं देख रही थी मुझे याद होता था, और जब मैं न्यूज़ देखती थी, टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर आता था और वो सब एरिया डूब चुके थे, तब पहली बार भरोसा हुआ था मुझे गणपति पे कि मैं कितनी भी जिद कर लूँ, तुम्हें पता था कि क्या होने वाला है जुलाई में। और जब मैं तुम्हें उल्टा सीधा सुना रही थी कि गणपति मुंबई में एक घर नहीं दिला सकते हो, तो गणपति कह रहे हो कि बेटा तेरे को नहीं पता जुलाई में क्या होने वाला है, तुम यहीं सुरक्षित रह सकती हो, बाकी एरिया डूब जाएगा, सो यहीं रहना है। तब जाके पहली बार लगा, मैंने कितना सुनाया गणपति को, मुझे घर नहीं मिल रहा था और वो जुलाई महीना देख पा रहे थे, और वो मेरे पति और मेरे बच्चे की सुरक्षा ढूंढ रहे थे और देख रहे थे। इसकी वजह से हर जगह पे डील कैंसिल हो रही थी और डील रिजेक्ट हो रही थी। ये जब किस्सा हुआ तब जाके मुझे लगा नहीं, मुझे जिद नहीं करनी है। 18 को राहु का ट्रांजिट हो रहा है, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भरे पड़े हैं यूट्यूब पे जिन्होंने इसी सब्जेक्ट पे बात करी है, और मुझे लगता है कि मुझे भी कर ही लेनी चाहिए। बिकॉज एक बात तो है कि राहु अगर देने आता है तो मुकेश अंबानी बना देता है, आपको इलॉन मस्क बना देता है, अमिताभ बच्चन बना देता है, शाहरुख खान बना देता है, और अगर छीनने आता है या मार देने आता है आपके कर्मों की, तो सड़क पे ला देता है, मेंटल डिप्रेशन दे देता है। सिर्फ ये है कि हम कब ग्रहों की मार से बच सकते हैं या ग्रह जो देने आ रहे हैं वो ले सकते हैं, वो तभी पॉसिबल है जब हमें उसकी अवेयरनेस है। अगर अवेयरनेस नहीं है तो हम कई बार ग्रहों की चपेट में भी आ जाते हैं और कई बार जो मिल सकता है वो नहीं ले पाते हैं। इसीलिए 14 जून को 5 PM पे मैं आपसे बात करूंगी ग्रह की बातें, कर्मों की बातें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें कि मैंने क्यों छोड़ा। जैसे कि आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों के भी जवाब दूंगी, पुनर्जन्म की भी बातें करूंगी कि कहाँ से ग्रहों को ऊपर वाला काम देता है कि तुम कर्मा बैलेंस करो। और इसी के साथ एक फॉलो अप वेबिनार हम लेंगे जिसमें हम सिर्फ राहु की बात करेंगे। क्यों राहु मेंटल डिप्रेशन दे देता है, आपको पता भी नहीं चलता। महादशा में आपका बच्चा है या कोई भी है, वो डिप्रेशन में जा रहा है, रूम में अकेला पड़ा हुआ है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, या सिगरेट और दारू की ज्यादा आदत पड़ गई है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चले गए आपके पति, क्या पता राहु की महादशा हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम 22 को बात करेंगे, स्पेशल राहु पे डिस्कस करेंगे। टीम ARs को मैसेज कर सकते हैं 8433558905 पे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। उसी तरह से एक और किस्सा सुनाती हूँ जिद का। जब धीरे धीरे, जैसे मैं मीडिया में जॉब कर रही थी, और मीडिया में भी जब मैंने देखा कि जितना मैं काम करती हूँ उस हिसाब से मुझे पैकेज नहीं मिलता था या कोई शो नहीं मिलता था। हर बार मैं कहती थी मैं सबसे अच्छा काम करती हूँ, उसके बाद मुझे उतना पैकेज क्यों नहीं मिल रहा जितना लोगों को मिल रहा है। इसकी भी अनफोल्डिंग समझ में आई जब 2021 में ऊपर वाले ने मुझे ऑथर बनाया और आप लोगों से मिलवाया यूट्यूब चैनल के थ्रू।
आप सोचिए, अगर तब वहाँ पे मीडिया में 18 साल जो मैंने मीडिया को दिया उसमें अगर सक्सेस मिल गई होती तो मैं यहाँ कैसे बैठी होती। उसी तरह से जब मैं और मेरी बेटी अमेरिका गए, और अमेरिका हम इसलिए गए थे कि वहाँ जाके काम ढूंढ लेंगे, यहाँ पे तो हमारा कोई है नहीं, सो बेटर है हम अमेरिका में जाके काम करेंगे और भविष्य बन जाएगा, मेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से गए थे। वहाँ पे एक होटल में मुझे जॉब लगी और रिसेप्शन पे, लेकिन मेरा हमेशा से आदत रहा है कि मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ और जो आसपास काम करते हैं उन्हें थोड़ी सी घबराहट होने लगती है। वो शायद मेरी कुंडली की वजह से है कि राहु पॉलिटिक्स करवाता है, तो वो होता था मेरे साथ अक्सर। और वहाँ भी होटल में इतना अच्छा मुझे जॉब मिला था, $20 पर आवर की जॉब थी। और जिस कपल का वो था वो ओल्ड कपल था, और उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा कमरा, मतलब यूएस में जाना और इससे भी ज़्यादा बड़ा कमरा मुझे और मेरी बेटी को मिलना, रहना खाना फ्री, एंड $20 पर आवर। सिर्फ मुझे रिसेप्शन पे बैठ के रिजर्वेशंस लेके चाबी पकड़ानी होती थी, वो भी पॉलिटिक्स की वजह से। जो भी मेरे कलीग्स थे उनको तकलीफ हुई जब मैंने उनके काम में थोड़ा सा कहा कि आपने सही काम नहीं किया है, और कुछ इस तरह का व्यवहार हुआ कि मैं रातों रात वहाँ से निकल गई। और फिर जब अमेरिका में परेशान होना शुरू हुई तो मैं वापस आई, और जब मैं वापस आई तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन गया कि पैसा नहीं था, ये बनती अमेरिका में 2.5 महीने रह के आ गई। और इसी बात को जब मैंने कार्तिका के चैनल पे बताया, और रातों रात जो हुआ वो सब आप साक्षी हैं उस चीज़ के कि क्या हुआ था। तब लगा कि अगर वो जॉब लग जाती, या मेरी जो जिद थी कि अमेरिका में जॉब करना है, आज मैं अमेरिका में जॉब कर रही होती, या ये फ्रीडम बहुत अच्छी है जो फ्रीडम विद विजडम मिली है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम मिली है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए, और तब मुझे लगता रहा नहीं, सरेंडर ज़्यादा बेटर है, जिद नहीं करना है। ऊपर वाले को ज़्यादा पता है आपके बारे में कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो आपको चीज़ें देता है, आपकी काबिलियत के अकॉर्डिंग वो चीज़ें देता है। कई बार आप बहुत अच्छी चीज़ मांग रहे होते हो, लेकिन काबिलियत आपकी अगर सीईओ बनने की है तो वो आपको सीए कैसे बना देगा। ऊपर वाले को पता है कि आप सीए हायर कर सकते हो अपनी कंपनी में। वाई आर यू अटेम्प्टिंग सीए। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। और जब मैं बहुत नज़दीक से देखती आई, जब भी कोई चीज़ की जिद करती थी और बाद में उसकी अनफोल्डिंग्स में बहुत अच्छी चीज़ें होती थी। जैसे कि आप सबको पता है 2018 में जब मेरी मम्मी को पैरालिसिस हुआ था और मैं यहाँ से इंदौर चली गई थी, सोचा था उनकी सेवा करूँगी, वहीं पे छोटी मोटी जॉब कर लूँगी 10-20 हज़ार की, और मीडिया की पूरी जॉब छोड़ के सामान लेके चली गई थी। वहाँ पे मेरी भतीजी से झगड़ा हुआ और मैं वापस लौट आई। और मैं उस वक्त भी भगवान को ये कह रही थी कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब मैं जॉब करने गई थी, वहां से भी हटा दिया, बट वो सेकंड्स के लिए मैं परेशान हो रही थी, क्योंकि 2005 के बाद मैंने जिद करना छोड़ दिया था, उनको दोष देना छोड़ दिया था। तो एक अच्छी मेरी यात्रा शुरू हो गई थी कि मेरे साथ जो भी हो रहा था, जब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के गए थे उसके बाद भी जो भी हुआ, उन सारे वर्षों में मैं कभी नेगेटिव नहीं हुई थी। मैंने कभी भगवान को दोष नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ एग्जाम्पल्स ऊपर वाले ने ऐसे दे दिए थे कि देखो, जो तुम सोच रही हो उससे बेहतर हमारे पास सोचने की क्षमता है और हम तुम्हारे लिए बेहतर कर सकते। तो ये जो मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी थी, या स्ट्रगल की जर्नी थी, जिसको आप लोग कहते हैं कि मैं कैसे पॉजिटिव रह पाती थी, कैसे मैं ये कर पाती थी कि एक दिन जीना है, तो मैं वही उसी भरोसे पे, क्योंकि मुझे पता था, एग्जाम्पल्स इतने दे दिए थे गणपति ने कि तुम्हारा बुरा हो ही नहीं सकता है। हम तुम्हें देख रहे हैं, हम तुम्हें बचा रहे हैं, हर जगह से तुमको निकाल रहे हैं। इसलिए उस भरोसे की वजह से 10 साल एज अ सिंगल पेरेंट मुंबई में मैं अकेले रही इनके भरोसे। 18 घंटे जब मैं ताले में अपनी बच्ची को बंद करके जाती थी, रात के 2-2 बजे आती थी। कई लोग बोलते थे तुम कैसे करती हो, तुम्हारे बच्चे को अकेला कैसे छोड़ती हो। भरोसा था, मैं बोलती थी मेरा बच्चा घर पे अकेला नहीं है, ये है घर पे। इस तरह का सरेंडर था मेरा ऊपर वाले में, इस तरह का भरोसा था मेरे ऊपर वाले में। और साथ में आपको सब पता है कि मेरे गुरुजी थे, सो गुरुजी पे भरोसा था। सो ये भरोसा, ये सरेंडर, ये फेथ हायर सोर्सेस में बहुत काम आई मेरी पूरी इस जीवन यात्रा में। और यहीं पे मैंने जिद करना छोड़ दी थी। मैं सिर्फ इतना मांगती थी ऊपर वाले से कि बस मैंने कुछ गलत किया नहीं है और मेरे साथ गलत होना नहीं चाहिए।
मेरे और मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सिर्फ इसी भरोसे पे मैं हर रोज प्रेयर करती थी कि बस आज मेरी बच्ची ने खाना खाया, 2 वक्त का खाना मिला, छत थी, वो स्कूल गई थी, हमारे शरीर पे कपड़े थे, बस इतना ही मांग मांग के हर एक दिन मैं जीती थी पावर ऑफ नाउ में कि देखो गणपति आज का दिन बहुत अच्छा गया, कल का और देख लेना, आज का दिन बहुत अच्छा गया, कल का और देख लेना करके 10 साल एज अ सिंगल पेरेंट निकल गए उसी भरोसे के साथ, जिसमें बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे जो कि कोई भी साधारण व्यक्ति टूट सकता था उस स्ट्रगल में अगर 9 महीने तक जॉब नहीं है, अगर 9 महीने तक जॉब नहीं है और बहुत सारा कर्जा सर पे है। और ऐसे में किसी एक टाइम पे मैं अपनी बेटी से बोल रही हूँ बेटी 21 माले से कि हम कूद जाएं क्या, ऐसे भी मोमेंट्स मेरे जीवन में आए हैं, बट ऐसा किया कभी नहीं या बहुत स्ट्रॉन्ग गिव अप करने की इसलिए नहीं आई थी क्योंकि इन पे भरोसा था, बिकॉज इन्होंने कभी भी कुछ गलत होने नहीं दिया, तो मैं कैसे इनसे भरोसा तोड़ दूं। बस इसी वजह से मैंने जिद करना छोड़ दी थी, आज भी जिद नहीं करती हूँ, और जिद नहीं करती हूँ तो डेस्परेशन नहीं होता है, और डेस्परेशन नहीं होता था इसलिए मेरा मैनिफेस्टेशन डीले नहीं होता था, और देखते ही देखते आप सबके सामने मैं मैनिफेस्टेशन कोच बन गई थी कि ये जो सोचती है हो जाता है, अभी भी जो सोचती है वो हो जाता है। सो मैं जो सोचती हूँ वो थॉट इनकी दी हुई होती है, इसका मतलब पैरेलल यूनिवर्स में वो ऑलरेडी मौजूद है, इसीलिए तो इन्होंने मुझे सोच दी। अब अगर सोच दी है क्योंकि वो है, और अगर है तो फिर फिक्र कैसी, तो फिर मुझे डेस्परेशन नहीं आता था, मुझे लगता था होगा भविष्य में तभी तो, क्योंकि अगर आप वीजा की बात करेंगे तो 70 रुपए के बैंक बैलेंस के बाद यूएस वीजा विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, विदाउट एनी प्रॉपर्टीज, तब मेरी यही थॉट मुझे काम आती थी कि अगर यूएस जाना ही नहीं होता तो वीजा की थॉट आती क्यों, मैं फॉर्म भरती क्यों। सो आपको ये सोचना पड़ेगा कि कोई अच्छा विचार, कोई बड़ा सपना आपके दिमाग में आया है, आपकी सोच में आया, इसका मतलब वो है, और अगर वो है तो मिलेगा ही। इस तरह से आप डेस्परेशन से बच सकते हैं, इस तरह से आप जिद नहीं करेंगे, अपनी इच्छा बता के ऊपर वाले पे छोड़ देंगे, बेहतर होगा तो ऊपर वाला दे ही देगा। बस इसी तरह से मेरा जिद करना बंद हुआ था ऊपर वाले पे, और मैनिफेस्टेशन प्रोसेस बहुत इजी हो गई थी क्योंकि सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया था। और कहते हैं ना, जिस तरह से अगर आपकी किस्मत में कुछ नहीं है तो आपने जिद कर भी ली, मैनिफेस्ट कर भी लिया, उसका सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस बात की गारंटी नहीं है। तो जिस तरह से मैंने जिद की थी कि मुझे इस लड़के से शादी करनी है, और शादी तो हो गई, बट क्या जीवन साथी का सुख मिला, नहीं मिला। ये उसी तरह से है जैसे दशरथ जी की किस्मत में, उनके भाग्य में नहीं था संतान सुख, बट बहुत यज्ञ किए, बहुत परीक्षाएं दी और बहुत सारी प्रार्थनाएं की, संतान तो आ गई और 4 साल संतान आई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, बट क्या संतान सुख मिला। बस उसीलिए जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो चीजें आपके भाग्य में है वो मिलेंगी, जो भाग्य में नहीं है उनका सुख नहीं मिलेगा, चाहे आप कितनी भी जिद कर लें और कितना भी मैनिफेस्ट कर लें। सो बस उसी तरह से भगवान को बस अपनी विश लिख दीजिए कि मैं ये चाहती हूँ, किस्मत में होगा तो जरूर मिलेगा, और वो दे ही देगा। क्या फर्क पड़ता है उसको आपको देने में, अगर आपके लिए वो सही हो। तो उसी तरह से मेरे बच्चों ने कुछ चिट्ठियां दी हैं, लेट्स सी आज किसकी चिट्ठी खुलती है। Thanks so much God Shiva. स्नेहा खानपाल। सो स्नेहा खानपाल, आपकी चिट्ठी खुल गई है और गणपति जी के चरणों में जा रही है। जो भी आपने मांगा है वो आपको जरूर मिले, और ढेर सारे आशीर्वाद के साथ बहुत सारी खुशियां आपके घर में आए। थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं, जल्दी ही मिलते हैं कुछ नई बातें, कुछ डिवाइन बातों के साथ। ये वीडियो अगर आपके दिल तक पहुंचा है तो समझ लीजिए ये कंटेंट नहीं था, ये आपके जीवन की एक नई यात्रा थी। करोड़ों की बातें करते करते डिवाइन बातें का एक सफर जो अब आपका शुरू हो रहा है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मैं लाती रहूंगी आपके लिए हर हफ्ते कुछ नई बातें, कुछ डिवाइन बातें। मैं हूं अंजना रितोरिया, बोल्ड ट्रुथ डिवाइन पावर।